चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे सेल के विषय में। कोशिका को जानने का प्रयास करेंगे। कोशिका क्या है? कोशिका आप लोग जानते हैं क्या है? कोशिका जो है सेल बोला जाता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज का सबसे छोटा इकाई जो होता है उसको सेल बोला जाता है, कोशिका बोला जाता है। तो अगर हम मान लीजिए कोई भवन बनाते हैं, सपोज कीजिए कि एक भवन है ना, मान लीजिए कि एक भवन है, ठीक है, एक भवन है। तो इसका जो है कि ये घर हो गया। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? ये बहुत चीज से बना है। सबसे छोटा इकाई जो है इसका ईंट है। ये ईंट जो है इसका सबसे छोटा इकाई। तो ये ईंट क्या हो गया है? इस घर के लिए सेल हो गया है, ठीक है। और ये सेल कई एक सेल मिलके क्या करते हैं? बहुत सारा ईंट मिलके एक कमरा का निर्माण करते हैं। तो एक कमरा जो हो गया, कमरा का निर्माण किया। कमरा को हम लोग जो है कि उत्तक बोल सकते हैं। हम लोग अगर लिविंग थिंग में देखें तो उत्तक बोल सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ये बहुत सारे उत्तक जो है, बहुत सारा उत्तक मिलके क्या बनाता है? बहुत सारा उत्तक मिलके एक अंग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अगर भवन के जगह में हम लोग क्या करें, इसको लिखें कमरा। कमरे का निर्माण करता है। कमरा जो है घर का निर्माण करता है। कमरा जो है कि कमरा के बहुत सारा कमरा मिलके एक घर का निर्माण करता है। यहाँ हम लोग देखें ईंट से दीवार बनता है, ठीक है ना। इसको लिखें हम लोग दीवार। दीवार से कमरा बन गया, ठीक है। और बहुत सारे कमरा मिलकर जो है एक घर का निर्माण करते हैं। और ये बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाता है? एक शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है? समझ गए होंगे कि एक सेल क्या है। एक घर में हम लोग ईंट को एक सेल मान सकते हैं, घर बनाने में, भवन बनाने में। और एक व्यक्ति का जो सबसे छोटा जो जीवित इकाई जो होता है, सबसे छोटा इकाई जो होता है वो सेल कहलाता है, जिसको हम लोग कोशिका बोलते हैं। आज इसका स्ट्रक्चर के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये एक सेल है, इसको ये जंतु कोशिका है, ठीक है, जंतु कोशिका। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि सेल का जो है इसका बायोलॉजिकल नेम जो होता है इसको साइटो बोलते हैं। बायोलॉजिकल नेम इसका साइटो है। इसकी जो स्टडी की जाती है इसको साइटोलॉजी बोला जाता है। खोजकर्ता सेल की जो पहली बार जब खोज किया 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये रॉबर्ट हुक जो है कि जो कांच का जो हम लोग का ये रहता है ना, फ्लास्क के ऊपर जो कॉर्क लगाते हैं, उस कॉर्क का सेक्शन काट के उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं अलग अलग। तो उसको उसने सेल कहा उसको, और उस सेल के नाम से ही इसका कोशिका नाम पड़ा, जिसका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। लेकिन जीवित कोशिका, ये इसमें मृत कोशिका का जो है कि खोज किया था उसने, जो कॉर्क में था। जीवित कोशिका की खोज जो है ये एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया। ये जर्मन के ये थे, वैज्ञानिक थे, इनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। ये 1675 ईस्वी में इसका आविष्कार किए। जो इसका सिद्धांत जो इन्होंने दिया कि ये सेल जो है कि कैसे काम करता है, ये स्लाइडेन जो जर्मन के ही पादप वैज्ञानिक थे, और स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान जो है कि जंतु वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिलकर कोशिका के सिद्धांतों को प्रसारित किया। उन्होंने बनाया इनका सिद्धांत को, स्लाइडेन एंड स्वान, ये याद रखना है, स्लाइडेन एंड स्वान। ये दोनों वैज्ञानिक, एक स्लाइडेन जो थे वो पौधों के वैज्ञानिक थे, और स्वान जो है जंतु वैज्ञानिक थे। दोनों ने सेल का सिद्धांत बनाया। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा कहलाता है। सबसे छोटा सेल को माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ा सा होता है, वो सबसे बड़ा सेल है।
उसे हम मानव में देखें, यदि मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो एक व्यक्ति का शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, वो सबसे छोटा होता है। ये जीवित कोशिका होती है और सबसे छोटी होती है स्पर्म। जबकि सबसे और बड़ा जो होता है, छोटी कोशिका हो गई, सबसे बड़ा जो होता है वो लंबा होता है। जो सबसे लंबा कोशिका होता है वो न्यूरॉन का होता है, मस्तिष्क का। सबसे लंबा कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है, और ये मस्तिष्क की कोशिका का विभाजन भी नहीं होता है, यानी सेल डिवीजन जो होता है ये मस्तिष्क की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, नहीं होता है, जिसके कारण जो है कि इसकी कोशिकाएं बढ़ती नहीं है, और वो एक के बाद यानी सेल डिवीजन होता है वहीं पे, और वो सेल मर भी जाता है। और सबसे तेज विभाजन जो होता है, सबसे तेज विभाजन हमारे लीवर का जो कोशिका होती है उसमें सबसे तेज विभाजन होता है। तो इसीलिए यहाँ का जो लीवर में जो है ना बहुत ज़्यादा मांस वगैरह बढ़ जाने से लीवर का कैंसर भी इसी की वजह से होता है, सबसे तेज विभाजन के होने की वजह से, जो हम लोग आगे धीरे धीरे एक एक जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें आगे देखेंगे कि कैसे होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए, इतना जल्दी तो अब हम देखते हैं कि सबसे बाहरी दीवार जो कोशिका का, जंतु कोशिका गोलाकार का होता है, इसका सबसे बाहरी का जो दीवार है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसके अंदर ही कोशिका के जितने भी मेन जो अंग है वो सारे अंग इसके अंदर रहता है, और इसके जो कवर किए हुए रहता है सारे अंगों को, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेना प्लाज्मेटिका। यहाँ पर जो है कि ये देखिए, ठीक है, ये चारों तरफ इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, इनसाइड सेल का तो लिया गया है। इसमें मेनली प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन इसमें जो है कि ज़्यादा होता है, प्रोटीन का बनना होता है इसमें, है ना। प्लाज्मा झिल्ली जो है जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है ये, और ये प्रोटीन का बना होता है, मेनली इसका ये है प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कोशिका भित्ति। जो सेल देख रहे थे हम लोग गोल का, उसमें कोशिका वो पाया जाता था जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में। कोशिका झिल्ली जो है दोनों में पाई जाती थी, परंतु कोशिका भित्ति जो है केवल पौधों में पाया जाता है और जीवाणुओं में पाया जाता है। ज्यादातर पादप कोशिकाएं और जीवाणु में पाया जाता है। ये कोशिका को सहारा और सुरक्षा प्रदान करना इसका काम है, ठीक है। कोशिका भित्ति जनरली पादप में और जीवाणुओं में पाया जाता है। ये इसको जो है हम लोग कहते हैं कि ये पौधे के सुरक्षा का जो है काम करता है, ठीक है, सहारा देना और सुरक्षा प्रदान करना। ये सेल्यूलोज का बना होता है, ये जो है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका काम क्या होता है? ये दूसरा, ये सबसे जंतु कोशिका में पाया जाता है क्या? क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाया जाता है तो हमारा जवाब होगा नहीं पाया जाता। ये किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाएं में और जीवाणुओं में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ कोशिका को सहारा और सुरक्षा प्रदान करने का काम जो है कोशिका भित्ति करता है। इसका स्लाइड सेक्शन इस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ सेल आप देख रहे हैं, सेल में जो है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको ऊर्जा का गृह भी बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस, ठीक है। देखिए, ऊर्जा गृह, पावर हाउस, इसकी खोज जो है ऑल्टमैन ने किया था। ऑल्टमैन जो है इन्होंने इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी भी बोला जाता है। इसका जो आंतरिक दीवार है ये, इसको क्रिस्टी भी बोला जाता है, क्रिस्टी।
क्रिस्टी भी बोला जाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है, इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसी के नाम पर जो है इसका नाम जो है गोल्जी बॉडी कहा गया। ये रहा गोल्जी बॉडी, यहाँ पे ये अंग जो है ये गोल्जी बॉडी कहलाता है। ठीक है, इसका काम क्या है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन बना, मान लीजिए कहीं पे कट छिल गया तो प्रोटीन जो है कि बन गया। प्रोटीन जहाँ प्रोटीन जो तो अंग को बनाने में काम करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। लेकिन ये प्रोटीन जो है कि हर जगह मौजूद कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में जमा है। प्रोटीन जो है कि इसी में रहता है। तो इसका काम है कि आप परिवहन करना है, इसका ट्रांसपोर्टिंग करना, चाहे एनर्जी का ट्रांसपोर्टिंग करना। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने में हमारी ऊर्जा जो है कहाँ ज्यादा खपत हो रही है, पैर में तो नहीं खपत हो रही है, हाथ में खपत इसलिए हो रहा है क्योंकि हाथ हमारा हिल रहा है ज्यादा से ज्यादा, जीभ हमारी जीभा जो है चल रही है, तो इसमें जो है कि ज्यादा खर्च हो रहा है हमारा एनर्जी। तो ये एनर्जी का ट्रांसपोर्टिंग करना, या हमारे पैर के जो कोशिका में भी जो एनर्जी स्टोर है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसको अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर जीभ का एनर्जी तो खत्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बोलेगा थक गए भाई, अभी अब एनर्जी लॉस हो गया, अब इसके लिए एनर्जी चाहिए। तो ये जो है कि हम लोगों को ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग जो है जैसे बोल रहे हैं, हाथ हिल रहा है तो हमारा खाली जीभ ही थकता है। जब हम पढ़ा के निकलेंगे या जब हम कोई काम करके करते हैं तो हमारा पूरा शरीर थक जाता है। शरीर थकने का मतलब क्या है कि ये जो गोल्जी बॉडी है ये सारे कोशिकाओं से जो है कि एनर्जी को जमा करके जिस अंग में जरूरत होता है उस अंग को प्रोड्यूस करता है, उसको जो है ट्रांसपोर्ट करके भेजता है वहां पे। तो ये ट्रांसपोर्टिंग का काम जो है किसी भी चीज का, चाहे कहीं किसी अंग में चोट लग गया तो वहां पर प्रोटीन को जो है कि भेजना है, तो ये गोल्जी बॉडी ही जो है कि वहां तक अंग तक भेजता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यहाँ कोई दिक्कत है? नहीं है? समझ गए होंगे? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रसदानी, वैक्यूला, वैक्यूल्स यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे है रसधानी। इसका काम है जल स्तर को मेंटेन करना। हम लोग को, आप लोग को पता है कि हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65% वाटर जो है कि हम लोग के बॉडी में रहता है। 65% जो है वाटर मानव शरीर में पाए जाते हैं। शरीर में जो जल का जो संचालन जो होता है, इसका स्तर को मेंटेन करने का काम जो होता है, ये रसधानी का होता है, जो यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ किसी को दिक्कत है? आशा है समझ गए होंगे। रसधानी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? इसकी खोज जो है बोबरी ने किया था। सेंट्रोसोम देखिए यहाँ पर आप, ये रहा सेंट्रोसोम, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, इसी का सेक्शन हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं। सेंट्रोसोम यहाँ पे है। यही मेन चीज होता है कोशिका विभाजन करने के लिए। सेंट्रोसोम हमारे लीवर में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए लीवर में बहुत ज्यादा जो है कि सेल का डिवीजन होता है। हम लोग पहले देखे थे कि सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। इसीलिए जो है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग का जो है कि कैंसर भी जो है कि लीवर में ही जो है कि होता है, पेट में जो है कि कैंसर हो जाता है। तो कैंसर होने के लिए जो है कि ये सेंट्रोसोम जो है, क्योंकि सेल डिवीजन होगा, ज्यादा सेल डिवीजन होगा तो वहां पर का जो है कि मांस भी बढ़ जाएगा। और ये मस्तिष्क में नहीं होता है, क्योंकि मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं होता है ना, इसका बहुत कम मात्रा। अगर ब्रेन को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दो भाग में बांटते हैं। तो एक न्यूरॉन जो है 90% होता है, यहाँ न्यूरॉन सेल होता है जो शरीर का सबसे लंबा सेल होता है, ये 90% होता है, परसेंट में आता है। और इसको में जो है सेंट्रोसोम की मात्रा मात्र 10% होती है, ठीक है, जिसमें गिलियल जो है कि होता है, जो गिलियल के कारण यहाँ क्या होता है कि सेल डिवीजन तेजी से होता है। कभी कभी आप देखिएगा कि जब ब्रेन कैंसर भी हो जाता है, तो
ब्रेन कैंसर कैसे होता है? इसी गिलियल के कारण जो है, जो 10% जो है सेंट्रोसोम हमारे ब्रेन के कोशिका में, न्यूरॉन के में जो पाया जाता है, इसी के कारण होता है। जनरली जो है कि ये सबसे ज्यादा विभाजन जो है कहाँ होता है? लीवर में होता है, पेट में होता है। बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन होने से ही कैंसर होता है। ठीक है ना? इसकी खोज कौन किया था? बोबरी ने किया था। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना जी? चलिए अब हम लोग आगे बढ़े इसमें। यहां कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदत्य जालीय। यहां पर आप देख रहे हैं इसको, ठीक है? ये जो है अंतःप्रदत्त जालीय, इसको दो पार्ट में हम लोग जो है कि बांट देते हैं। ठीक है? इसको हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक चिकना परत है और एक ये क्या है? रुखड़ा खुरदरेदार परत है ना? ये खुरदरा जो यहाँ दाना दाना जो देख रहे हैं, इसको राइबोसोम बोलते हैं हम लोग। राइबोसोम पढ़े थे, अभी इसी में देखेंगे आगे हम लोग। तो ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का बना होता है। ये प्रोटीन ही जो है कि प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन ही उत्पादन करता है। यहाँ पे ये रफ वाले भाग को जो है कि रफ ER प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है? और ये चिकना वाला जो परत है, ये फैट का बना होता है। ठीक है? मोटे व्यक्तियों में फैट ज्यादा होता है। ठीक है ना? इसमें जो है कि ये फैट जो है चिकनाई के कारण चोट भी नहीं लगता है। ये फैट इसमें जो है कि जमा होता है, हम लोग उसमें पढ़े थे। और इसमें जो है कि ये फैट जमा होता है, ये परत इसका क्या होता है? चिकना होता है। इसको स्मूथ ER फैट बोल देते हैं। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ पार्ट को हम लोग का फैट का बना होता है और रफ पार्ट क्या बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है? कोशिका के अंदर जो है इसको कंकाल का कार्य करता है। जैसे हम लोग कंकाल तंत्र में पढ़े थे ना, बोन का बना होता है जो शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो ये कोशिका को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है, इसको आंतरिक कंकाल कह सकते हैं। और ये आंतरिक सहायता भी करता है। किसी को हो गया? ये समझ में आ गया? चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए राइबोसोम, अभी हम लोग देख रहे थे राइबोसोम जो है, राइबोसोम का आकार जो है कि दो पार्ट में हम लोग इसको देखते हैं। एक छोटा आकार का होता है, सबसे छोटा आकार इसी में होता है, सबसे छोटा और उससे थोड़ा बड़ा। राइबोसोम का को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। यहीं पे प्रोटीन जो है बनता है। इसकी खोजकर्ता जो थे, इसका नाम था पैलाडे। पैलाडे ने इसकी खोज की, राइबोसोम की। पहली बार इन्होंने ही इसको डिस्क्राइब किया कि ये जो पोर्शन है, जो इसमें अगर हम देखें तो ये जो बताया भी ER स्मूथ, और इधर जो है रफ पार्ट है, ये चिकना पार्ट है। ये स्मूथ पार्ट में किससे बनता है? फैट से बनता है। और ये रफ पार्ट में राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? इसको राइबोसोम, ये दो तरह का जो है साइज होता है। सबसे छोटा साइज को हम लोग 70S के नाम से जानते हैं, जो छोटा होता है। और इसमें जो उससे बड़ा साइज का आता है वो 80S होता है। छोटे वाले साइज को जो है, छोटा वाला राइबोसोम को बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और इससे बड़ा जो 80S का साइज होता है, इसको यूकैरियोटिक राइबोसोम बोला जाता है। ये मेनली इसका काम है प्रोटीन का उत्पादन करना, प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है? दिक्कत नहीं है? देखिए यहाँ पर है, ये जो दिख रहा है, यही जो है राइबोसोम है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका। ठीक है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ समझ गए? आगे बढ़े? चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है केंद्रक। सबसे मेन बॉस जो होता है, ये केंद्रक होता है ना? जैसे हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। ठीक है?
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, सीपीयू। वैसे ही जो है हम लोग का ब्रेन ऑफ क्या, ये सेल, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेन ऑफ सेल। क्या है, केंद्रक, सेंटर, सेंटर है इसका केंद्र, यही इसका ब्रेन है जो कि पूरा कंट्रोल करता है। ब्रेन ऑफ सेल, या इसको हम लोग कंट्रोलर भी बोलते हैं। ये इसमें 80% जो है प्रोटीन होता है और 10% इसमें डीएनए वगैरह हम लोग देखते हैं, डीएनए का जांच यही सब से होता है, केंद्र से ही होता है। इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है जिसमें डीएनए और आरएनए इसी क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है, ये केंद्रक है, ये सब का जो है ना कंट्रोलर होता है। ठीक, अब यहां देखिए, ये जो है लाइसोसोम, सबसे खतरनाक चीज, कोशिका का सबसे खतरनाक चीज जो है ये लाइसोसोम। ठीक है, यहां पर देखिए, ये सबसे इतना डेंजर चीज है कि इसमें जो है कि कोशिका को पचा लेता है। अगर यहाँ कहीं दिक्कत होता है कि भाई कोशिका का कोई काम नहीं कर रहा है तो ये हड़का भी देता है सबको, कि पूरा हम मारिए देंगे, है ना। और ये अगर एक कोशिका में किसी कोई अंग खराब हो जाता है तो कैसे हम लोग रिपेयर करते हैं, तो ये रिपेयर करता है। नहीं रिपेयर होता है तो इसको क्या करता है, उसको मार देता है, कोशिका को मार देता है ये। ठीक है ना। इसका खोज जो है डी दुबे ने किया था, लाइसोसोम का। इसमें जो है हाइड्रोलिथिक एंजाइम्स पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये कोशिकीय पाचन करता है, कोशिका को पचा देता है, मार देता है। और अगर सारा पार्ट अगर बेकार हो जाता है तो इसको बोलते हैं, ये आत्महत्या का भी थैली है, सुसाइड बैग इसको बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। ठीक है। अब ये देखिए कि कभी जो है कि जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो सबको जो है ना पुलिस लोग दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था जो घर से निकल रहे। किसी का चोट लग गया यहाँ तो क्या होता है, यहाँ पर दाग हो गया, काला रंग का दाग, यानी यहाँ का सारा कोशिका क्या हुई, मर गया। अब सारा कोशिका मर गया तो काला पड़ गया, तो अब ये कैसे होगा, ये सारा तो फट गया पूरे। तो अब अगल बगल का जो कोशिका होता है साइड का, वो देखता है कि अरे यहाँ तो कोशिका जो है कि खत्म हो गया है, पूरा डेड हो गया। तो ये जो है क्या करता है, वो फिर जो है कि वहाँ चले जाइए कि वो थोड़ा थोड़ा जो है कि एंजाइम्स देता है इसको, है ना। और धीरे धीरे इसका कोशिकीय पाचन होता है सेंट्रोसोम के द्वारा, जो है कि ये गोल्जी बॉडी जो है कि प्रोटीन लाता है। गोल्जी बॉडी का काम क्या था, ट्रांसपोर्टेशन का काम था। हम लोग पढ़े इसमें कि गोल्जी बॉडी क्या करता है, प्रोटीन जो है कि उलाएगा और उसको जो है धीरे धीरे अगर गर्म पानी से लोग सेक देते हैं या फिर कुछ उसमें लैक्टिक एसिड वगैरह लगाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। माने कि गोल्जी बॉडी जो है कि उसमें प्रोटीन से रिपेयर कर देता है उसको। ठीक है ना। तो ये कभी कभी ये जो है कि अच्छा, दूसरा है ये रक्त कोशिकाएं भी मरती हैं। जो रक्त कोशिकाएं हैं वो मर गई तो वो कहाँ, उसका पाचन तो वो कहाँ जाएगा, मर जाएगी तो यहीं पे बैठ गया हो। मान लो कि यहाँ पर रक्त बह रहा है सब जगह, जैसे हम लोग हार्ट में पढ़े थे कि भाई रक्त जो है कि धमनी से जो है कि आ रहा है पूरे शरीर में और शिरा के माध्यम से फिर जो है हार्ट में जा रहा है। ठीक है। अब इस बीच में जो है आरबीसी सेल मर गया तो कहाँ जाएगा, तो वहीं जम जाएगा, फिर मर जाएगा तो वहीं जम गया। ऐसा नहीं होता है। तो सेल में, इसमें आरबीसी में क्या होता है कि ये जाता है और सीधे स्प्लीन में पहुंच जाता है ना, प्लीहा में, तिल्ली में पहुंच जाता है और वहां पर जाके ये फिर मरता है। ये इस बीच में नहीं मरता है, ये इसका दिन पूरा हो जाता है तो ये सीधे जो है कि चल जाता है, वहां मरता है। बाकी सेल जो है कि वहीं मरते हैं और वहीं पर फिर जो है ठीक भी हो जाते हैं। सेल विभाजन होता है और वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। इसकी खोज कौन किए थे, डी दुबे ने किया था इसका खोज, लाइसोसोम का। अब आइए यहां देखते हैं प्रोटोप्लाज्म।
जीव द्रव्य। अब ये जो हम लोग देखे थे कोशिका द्रव, एक कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक बाहरी बैग का जो है कि आवरण है। अब बैग में बहुत सारा जो है कि हम लोग सामान भरे हुए हैं, तो सब एक दूसरे से तो टकरा रहा है, लेकिन यहाँ तो टकराता नहीं है कहीं, ये सब अपना अपना जगह में अरेंज है। तो अरेंज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक द्रव जो है कि डाला हुआ है, जिसको कोशिका द्रव या जीव द्रव बोला जाता है। पानी के समान की रचना, वो पानी ही रहता है, 80% उसमें पानी रहता है। तो ये जो है कि जमा हुआ है, और उसमें जो है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना सूरज और ये सब आकाश गंगा में कैसे जो है लटका हुआ है, तो वैसे ही ये सारे चीज जो है कि इस अंदर के जीव द्रव में लटका हुआ है, अपने जगह में फिक्स है ना। ये आपस में टकराता नहीं है कहीं भी, ये अपना अपना जगह में फिक्स है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म में इसमें कोशिका द्रव और इस केंद्र में केंद्रक द्रव, केंद्रिका द्रव जो है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये दोनों जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों इसमें रहता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। इसमें 80% तो जल होता है, और ये पानी जो होता है ये रंगहीन होता है, यानी कोई कलर इसका नहीं होता है, रंगहीन पानी होता है। इसका नामकरण जो किए थे जीवद्रव्य, इसका नामकरण पड़ा, ये इसका नामकरण किए थे पुरकिंजे ने। ये हमेशा जो है कि आता है कि जीवद्रव्य का जो है नामकरण किसने किया था, तो पुरकिंजे। ठीक है, याद रखेंगे पुरकिंजे। ये रंगहीन होता है, 80% इसमें जल की मात्रा पाई जाती है, और इसमें सारा जो है कि अब तो नहीं टकराएगा, ये सब अपना अपना जगह में फिक्स है। केंद्रक में जो पाई जाती है, इसके जीवद्रव्य का दो प्रकार हो गया यहाँ पर, कोशिका द्रव जो कोशिका में पाई जाती है, और इस केंद्रक के अंदर, केंद्रक जो होता है, अगर हम इसको सेल समझे तो ये केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर भी जो है ना, ये केंद्रक होता है, इसके अंदर जो द्रव होता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो द्रव होता है इसको कहते हैं कोशिका द्रव। अगर हम लोग को प्यास कैसे लगता है, अगर ये द्रव जो है 1%, क्योंकि 80% है इसके यहाँ, 80% में अगर 1% कम हो गया, 79% हो गया, हम लोग को लगता है बहुत गला सूख रहा है, प्यास, पानी पीना है, तो ये पानी पिला देता है। और एक से जो है ना 10% कम हो गया, 10% डाउन हो गया, अगर इसका पानी लेवल 80 से, है ना, 10% कम हो गया, तो क्या होगा? आदमी सीधे ऊपर एकदम मरिए जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, पानी लूज मोशन हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बचने का चांसेस नहीं है ना। 1% में प्यास लग रहा, 5% में तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, और 10% कम होते होते चल गया ऊपर सीधे। ठीक है।